हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेंटल सिरामिक्स और फ्यूज्ड पोर्सिलेन। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो से मैंने बताया था आपको कि डेंटल सिरामिक्स हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, इसलिए ये ईजिली फ्रैक्चर हो जाते हैं या फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेंथ को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स। तो उन्हीं मेथड्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग पोर्सिलेन। स्ट्रेंथनिंग इज डन बाय टू मेथड्स होते हैं। पहला है इंट्रोड्यूसिंग रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। इंट्रोड्यूसिंग रेजिडुअल मतलब बची कुची, है ना, यानी कि जितनी स्ट्रेस होनी चाहिए, जितनी बची हुई है यानी जितनी नहीं है, जितनी कम हो रही है, उतनी हमने इसमें स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो यह है पहला मेथड। और दूसरा है इंटरप्टिंग क्रैक प्रोपागेशन। जो क्रैक हो रहा है, जो क्रैक बढ़ रहा है, प्रोपागेट हो रहा है, उसको इंटरप्ट करने के लिए हम इसमें कुछ एड ऑन करते हैं, तो वो है दूसरा मेथड। तो सबसे पहले देखो, पहला मेथड है रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस टेक्निक्स। इसमें तीन है, हम तीन तरीके से कर सकते हैं: आयन एक्सचेंज, थर्मल टेम्परिंग, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, मिसमैच। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आयन एक्सचेंज को हम और क्या बोलते हैं? केमिकल टेम्परिंग। टेम्परिंग यानी कि हार्डनेस बढ़ाते हैं, थ्रू मतलब किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, सोक पोर्सिलेन इन मोल्टन KNO3 फॉर 20 to 30 मिनट्स के लिए, यानी कि पोर्सिलेन को हम किस में रख देते हैं? मोल्टन KNO3 में। अब इससे क्या होता है, जो पोर्सिलेन में पहले से सोडियम आयंस होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं पोटेशियम आयन से, और पोटेशियम आयंस 30% बिगर होते हैं, इसलिए उसमें हार्डनेस बढ़ा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था, इसके कंपोजिशन में ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम भी है ना। तो ऐसे पोर्सिलेन जिसमें सोडियम का यूज़ हुआ है बनने में, उसमें हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन, ओनली पॉसिबल इफ सोडियम आयन इज प्रेजेंट इन पोर्सिलेन। सेकेंड है थर्मल टेम्परिंग। हार्डनेस कर रहे हैं थ्रू विच? किसके थ्रू? थर्मल, यानी कि टेम्परेचर के थ्रू। तो रैपिड कूलिंग करते हैं आफ्टर हीटिंग। हीट होने के बाद, फायरिंग होने के बाद हम इसे क्या करते हैं? रैपिड कूलिंग करते हैं। अब रैपिड कूलिंग, एकदम से टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी? और सबसे ज़्यादा आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर सॉलिडिफाई फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसके वजह से क्या होगा? क्रिएट होगा कंप्रेशन स्ट्रेस ऑन सरफेस। जैसे दोस्तों मान लो दो हाथ हैं, उससे आप एक दूसरे से जोड़ लो, है ना। अब उसके बीच में एक आप हाथ मारो, तीसरा हाथ, उसे तोड़ने के लिए दोनों हाथ को, अगर वो हाथ बिल्कुल धीरे से लगे हैं आपस में तो वो टूट जाएंगे, है ना, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर वही दोनों हाथ बहुत तेज़ी से हैं, बहुत तेज़ी से एक दूसरे से लगे हुए हैं, दोनों के बीच में एक कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तब कोई तीसरा हाथ मारेगा तो वो जल्दी दोनों हाथ अलग नहीं होंगे, है ना। तो वैसे इसमें भी है, अगर बाहर वाली सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उनके जो पार्टिकल्स हैं सारे सबके बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा? बाहर से कोई भी फोर्स आएगा, जैसे कि मेस्टिकेटरी फोर्सेस, तो क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये है थर्मल टेम्परिंग में। अब थर्ड मेथड, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मिसमैच, यानी कि एक रेस्टोरेशन को बनाने के लिए ऐसे सिरामिक्स का यूज़ करो, ऐसे पोर्सिलेन का यूज़ करो, लेयर बाय लेयर, जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अलग अलग हो। इससे क्या होगा? उनका जो कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन होगा वो भी अलग अलग होगा। तो देखो वही लिखा हुआ है, इनर एंड आउटर लेयर हैव डिफरेंट एक्सपेंशन रेट्स, जिससे क्या होगा? कंप्रेशन फॉर्म्ड ड्यू टू मिसमैच। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि दोस्तों जो अंदर वाली लेयर होगी, मान लो उसको ऐसा रखो कि जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ना करे, और जो बाहर वाली लेयर है उसमें ऐसा सिरामिक रखो जो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, तो क्या होगा? बाहर वाली लेयर पे कंप्रेशन स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों पहला मेथड। अब देखो सेकंड मेथड क्या है, इंटरप्शन ऑफ क्रैक प्रोपागेशन। तो उसमें फर्स्ट है डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग। इसमें क्या करते हैं? ऐड टफ पार्टिकल्स दैट एब्जॉर्ब क्रैक एनर्जी। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एल्यूमिना कोर पोर्सिलेन रखो, इसमें 90 to 95% एल्यूमिना होता है, या फिर एल्यूमिनस पोर्सिलेन भी रख सकते हैं, इसमें 40 to 50% एल्यूमिना होता है। अब इसमें सेकंड है, यानी कि बी है, ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना दोस्तों, उसको चेंज कर देते हैं अंडर स्ट्रेस।
इससे क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये क्रैक एनर्जी को। इसका एग्जांपल पार्शियली स्टेबलाइज्ड जिरकोनिया एडेड एट हाई टेम्परेचर। अब दोस्तों हम इससे ये फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि है ग्लेजिंग। अब ग्लेजिंग क्या होता है, तो ग्लेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ स्मूथ शाइनी ग्लास लाइक सरफेस टू डेंटल सिरामिक्स बाय हीटिंग और अप्लाइंग अ ग्लेज लेयर। यानी कि जब हमने फायरिंग से एक रेस्टोरेशन बनाया तो उसकी जो बाहर वाली लेयर है वो हमें क्या चाहिए कि नेचुरल टीथ की तरह वो भी स्मूथ हो, शाइनी हो, गिलास लाइक सरफेस हो। तो हम क्या करते हैं, जो आउटर लेयर है उसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा फायरिंग करते हैं, जिससे क्या होता है जो बाहर वाली लेयर होती है वो हल्की हल्की मेल्ट होती है और फ्लो करने के बाद काफ़ी शाइनी नेचर की हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लेजिंग। ठीक है। इट इम्प्रूव्स एस्थेटिक्स, सरफेस फिनिश एंड स्ट्रेंथ। अब देखो टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग। तो टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग में क्या है, नेचुरल ग्लेज और ओवर ग्लेज। तो जो नेचुरल ग्लेज है वो क्या है, सेल्फ ग्लेज, खुद से ग्लेज होने वाला। तो डन बाय फाइनल फायरिंग ऑफ द पोर्सिलेन, हमने जो फाइनल फायरिंग करी उसी में जितना ग्लेज हो गया उसी को हमने बोला नेचुरल ग्लेज। सरफेस सॉफ्टन एंड फ्लोज स्लाइटली टू फॉर्म अ स्मूथ लेयर। नो एक्सटर्नल मटेरियल अप्लाइड, गिव्स बेस्ट सरफेस फिनिश एंड गुड एस्थेटिक्स। फिर आया ओवर ग्लेज। अब ओवर ग्लेज दोस्तों क्यों आया होगा, तभी आया होगा जब नेचुरल ग्लेज से काम नहीं बन रहा होगा, है ना। नेचुरल ग्लेज बाहर वाली लेयर को इतना शाइनिंग नहीं दे पाया तो हम लेकर आए ओवर ग्लेज, यानी कि एड ऑन ग्लेज। क्योंकि दोस्तों इसका नाम पूछा जा सकता है आपको वाइवा में कि नेचुरल ग्लेज का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्फ ग्लेज। ओवर ग्लेज का दूसरा नाम एड ऑन ग्लेज। तो इसको आपको याद रखना है। तो देखो, अ थिन लेयर ऑफ लो फ्यूजिंग ग्लास पाउडर इज अप्लाइड टू द सिरामिक। अब दोस्तों हमने पहली वीडियो में क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, है ना, अकॉर्डिंग टू फ्यूजिंग। तो लो फ्यूजिंग ग्लास पाउडर को बाहर वाली सरफेस पे लगा दो और देन फायर्ड एट अ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि वो लो फ्यूजिंग है तो वो लोअर टेम्परेचर पे भी हल्की हल्की मेल्ट हो जाएगी। यूज्ड व्हेन नेचुरल ग्लेज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, जब नेचुरल ग्लेज सफिशिएंट नहीं है तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। एड्स एक्स्ट्रा शाइन एंड स्मूथनेस। अब इसका पर्पस क्या है दोस्तों, गिव्स शाइनी लाइफ लाइक सरफेस, रिड्यूस सरफेस पोरोसिटी, प्रिवेंट प्लाक एक्यूमुलेशन। दोस्तों आपको समझ में आया रिड्यूस सरफेस पोरोसिटी, क्योंकि जब हल्की हल्की जो बाहर वाली सरफेस है वो मेल्ट होगी तो कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे, वॉइड्स भी होंगे, वहाँ पे भी जाके जो पार्टिकल्स होंगे वो जमा हो जाएंगे, इसीलिए सरफेस पोरोसिटी भी रिड्यूस होती है ग्लेजिंग से। प्रिवेंट प्लाक एक्यूमुलेशन, क्योंकि स्मूथ हो जाएगा। मेक सरफेस लेस अब्रेसिव टू नेचुरल टीथ, इम्प्रूव एस्थेटिक एंड कलर ब्लेंडिंग, इंक्रीज स्ट्रेंथ बाय सीलिंग सरफेस फ्लॉज, मेक्स क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ईजियर फॉर पेशेंट। अब इसके बाद फायरिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लेजिंग। ग्लेजिंग कितना टेम्परेचर होता है जनरली, तो इसको डन किया जाता है एट अ लोअर टेम्परेचर देन सिंटरिंग, क्योंकि अगर सिंटरिंग तक पहुंच गया तब तो क्या होगा, दोबारा फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। टिपिकली अराउंड 850 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवर ग्लेज। अब दोस्तों ये बात ध्यान रखना, इफ़ सिरामिक इज एडजस्टेड आफ्टर ग्लेजिंग इट शुड बी रीग्लेज्ड और पॉलिश्ड। मतलब मान लो हमने एक रेस्टोरेशन फायरिंग भी कर लिया उसका, है ना, उसके बाद ग्लेजिंग भी कर दिया, अब उसके बाद हमने उसमें कुछ और ऐड किया कॉन्टूर अच्छा करने के लिए या फिर उसका शेप अच्छा करने के लिए, है ना, कुछ भी अगर किया तो उसको आपको दोबारा रीग्लेज्ड करना पड़ेगा या फिर पॉलिश करना पड़ेगा। क्यों, अदरवाइज रफ सरफेस में डैमेज अपोजिंग टीथ, उसे अपग्रेड कर सकती है, घिस सकती है, इसीलिए दोबारा से हमको उसको रीग्लेज्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हुआ इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में 2 पॉइंट देखेंगे, 2 क्वेश्चंस देखेंगे। एक है एल्यूमिनस पोर्सिलेन और लास्ट कंसिडरेशन फॉर मेटल सिरामिक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।